नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज़ में। इसमें क्लास 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कराए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के टॉप 25 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, जो ये पार्ट सेकंड होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत पूछ रहा है। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड अर्थात कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यह स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प का कुछ हिस्सा नहीं बल्कि वायुमंडल से CO2 प्राप्त करती हैं और जल को पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है खनिज और मिनरल्स के रूप में, जो है कि जमीन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों के द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जल को पहुंचाने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक है? कि जाइलम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जाइलम। और फूड यानी कि भोजन को पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्लोएम चाहिए। क्या चाहिए? फ्लोएम चाहिए। तो ये भी आप एक तरीके से ट्रिक याद कर सकते हैं कि भोजन पहुंचाने के लिए फ्लोएम का प्रयोग होता है और जल को पहुंचाने के लिए जाइलम का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़ों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश। तो देखिए, जब पौधे के द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है तो क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन को तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में पैदा करती हैं। किस रूप में? बाई प्रोडक्ट के रूप में ये पैदा होता है, यानी उप उत्पाद के रूप में। तो यहाँ से भी 3 हटा दीजिए, यहाँ से भी 3 हटा दीजिए, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 2 4 5। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, केवल एक। और यहाँ पे जो कह रहा है पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति नहीं करती हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में इसकी सहायता करते हैं। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कराना है। तो देखिए, तिलचट्टा के बारे में कह रहा है, तो इसका शरीर कठोर और बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। फिर पक्षी की अगर हम बात करें तो इसका या इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, जो उड़ने में सहायक होते हैं। मछली की अगर हम बात करेंगे तो इसका शरीर धारा रेखीय होता है। और सर्प की बात करेंगे तो इसका शरीर अनेक वलय यानी लूप का बना होता है, इस तरीके का जो मुड़ा होता है, जो कि इसके चलने में सहायक होता है। तो इस आधार पे पहला ऑप्शन सही है, 3 1 2 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों और जीवों में अनुकूलन यानी एडप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिन बाद वह सहज हो जाता है, यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो सहज नहीं हो जाता, हमेशा उसे इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट केवल पहला होगा और आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है, यानी हैबिटेट कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसका जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि ये जो सूर्य के प्रकाश वगैरह हैं इनको प्रमुख रूप से हम अजैविक घटकों में ही रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क यानी कि थोड़ा ठोस होता है। उसको पसीना नहीं आता है। तो कौन सा कथन सही है? तीनों ही कथन सही हैं। इन तीनों ही प्रक्रियाओं से उसके शरीर से पानी की हानि बहुत कम होती है, यानी कि जल की मात्रा क्या होती है? बची रहती है उसके शरीर में, जिससे उसको जीवन जीना आसान हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल पूछ रहा है उपयुक्त में से किसमें या किनमें श्वसन के लिए गिल यानी कि क्लोम नहीं होते हैं? तो देखिए डॉल्फिन में भी नहीं होता है, व्हेल में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? पत्तों में, तनों में, जड़ों में या इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो देखिए कोई भी पौधा होगा जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण तो करेगा ही करेगा, लेकिन पत्तों में नहीं बल्कि तनों में होता है, क्योंकि नागफनी के पौधों में पत्तियां जो होती हैं वो कांटेदार होती हैं, जो कि कैसी होती हैं? एक तने के रूप में हो जाती हैं, मोटी मोटी, जो कि कैसा होता है? तना इनका गूदेदार होता है। कैसा होता है? गूदेदार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, तने में। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती हैं। तो जब भी क्या होता है कि पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे में, जीव में, बीज में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों के अंतर्गत श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? मीटर, फुट, ए और बी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? वाहन, सरल रेखीय गति, पंखा, आवर्ती गति, झूला, वर्तुल गति। तो पहला ही स्टेटमेंट केवल सही हो जाएगा, क्योंकि झूला आवर्ती गति करता है, पीरियोडिक मोशन करता है, और पंखा सर्कुलर मोशन में चलता है, वर्तुल गति में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीलीटर होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन
दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक हैं? बी ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन जरूरी है, क्योंकि जब प्रकाश आता है और जब उसका रिफ्रैक्शन होता है तभी जो है कि प्रतिबिंब बनता है दर्पण में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाते हैं कब? जब वस्तु पर प्रकाश पड़ते हैं या जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आगे आए। तो इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, गलत कथन की। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैसे ही कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो फिर क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता और वस्तु की छाया बनने लगती। तो इसलिए स्टेटमेंट ए वाला आपका गलत माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कौन सा सही है? विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। आपने घरों में देखा होगा जो विद्युत सेल होते हैं, जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक रासायनिक पदार्थ काले रंग का होता है, राख जैसा। बताइएगा वो क्या होता है। और विद्युत सेल में एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है। जब हम टीवी के रिमोट में सेल लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है? थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्यूमिनियम की पत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। मानव भी होता है और एल्यूमिनियम की पत्ती होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन कौन से हैं? जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, और जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, और जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत रोधक कहलाती है। या डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चालक होती है और जिसमें प्रवाहित नहीं होती वो विद्युत रोधक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। विद्युत बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट, स्विच, सॉकेट या डाइंग पिन। तो आपने देखा होगा जब विद्युत बल्ब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके के छोटे छोटे जो है कि फिलामेंट की तरह टंगा होता है, जो कि क्या कहलाता है? फिलामेंट। और आप मुझे बताइए फिलामेंट किसका होता है? तो हम कहेंगे टंगस्टन का होता है ये फिलामेंट। लेकिन इसी तरीके का फिलामेंट जब हम हीटर में यूज करते हैं तो वो होता है नाइक्रोम, जिसकी तापीय शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए वो बहुत हीट होने पर भी खराब नहीं होता है। तो हीटर में नाइक्रोम मिलता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। दोस्तों ये तो थे 25 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये हमारा प्रयास पर अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ हमें वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके के हम अपडेट्स और लाते रहेंगे। और एक पार्ट और आएगा आपका पार्ट 3, उसी में हम साइंस के क्लास 6 के जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम क्लास 7th की NCERT पर चलेंगे। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।